वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जंतु कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली सबसे बाहर पतली लेयर होती है। जंतु कोशिका के ऊपर एक पतली लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर या इसके सेव प्रदान करने की एक लेयर पाई जाती है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो यही प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर जो पतली लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। देखिए, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार की सेल वॉल यानी कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है यही सबसे बाहर की लेयर होती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी सेल वॉल होती है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक थिन यानी कि बहुत पतली मैक्सिमम 70 to 75 एंगस्ट्रॉम एक इलास्टिक मतलब एक तन्यशील। कहने का मतलब ये है कि यदि इसको खींचा जाए और पुनः छोड़ दिया जाए तो वो पुनः अपने एक स्प्रिंग की भांति अपनी प्राथमिक स्थिति पर वापस आ सकती है। तो इसे हम इलास्टिक यानी कि इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है और यह सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें विलायक के अणु ही आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ विलायक के अणु ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। कुछ चुने हुए अणु ऐसे होते हैं जो ये सिर्फ उन्हीं को बाहर आने जाने की अनुमति देती है और इस गुण को सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबल यानी कि अवकली पारगम्यता का गुण बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि जो एक सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो थिन होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमिएबल होती है या यूं कहें सिलेक्टिव परमिएबल होती है या हिंदी में कहें तो अवकलीय पारगम्य एक पतली लेयर होती है, जो प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर और प्राणी सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बेहतर तरीके से इसे देखना संभव नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं ना, ये लगभग 70 to 75 एंगस्ट्रॉम पतली बहुत ही ज्यादा थिन लेयर होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है, ये जो सेल मेम्ब्रेन शब्द है वो सबसे पहले सी नगेली एवं सी क्रेमर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद जब जेक्यू प्लो ने इस सेल मेम्ब्रेन पर अपना अध्ययन शुरू किया तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन शब्द प्रयोग ना करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का यूज किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? जेक्यू प्लो। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। यदि नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा देखिए, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो उसको देखिए, जो इसमें सबसे ज्यादा यौगिक पाया जाता है वो होता है प्रोटीन, जिसकी मात्रा 20 से 70% तक होती है। 20 से 70% का मतलब ये हो गया। चलिए अच्छा ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल देते हैं कि जितनी भी सेल है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली बात तो सभी सेलों में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। दूसरी बात कि जितनी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन या अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है सभी सेल में समान होती है। इतना ही नहीं, सभी सेल में समान ही नहीं होती, इस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसके ऊपर भी ये जो पतली लेयर होती है ये बिल्कुल सेम संरचना की होती है ना। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे होंगे। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये इनकी संरचनाएं सेम होती हैं। लेकिन
संरचना तो सेम होती है, जो भी कंपाउंड इसमें पाए जा रहे हैं वो सभी में पाए जाएंगे, लेकिन इसमें जो पाए जाने की मात्रा है वो बदल सकती है। किसी सेल में यदि प्रोटीन 25% है या 30% या 40% है, तो किसी सेल में 50%, 60% या 70% तक भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो प्रोटीन होती है, किसी भी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी सेल में जो प्रोटीन होती है, ये दो प्रकार की पाई जा सकती है। एक तो ग्लोबुलर, दूसरा फाइब्रस। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो ये लिपिड होती है, ये लिपिड प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन में 20 से 29% तक पाई जाती है। ये जो 20 से 29% तक लिपिड होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इसमें जितने भी कंपाउंड पाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिपिड है, लिपिड बेसिकली 20 से 29% तक पाई जा रही है, और ये लिपिड पाई तो प्रोटीन से थोड़ा कम जा रही है, लेकिन इसकी जो विभिन्नता है वो बहुत ज्यादा है। इसमें लगभग 100 प्रकार की फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती है ना। ये लिपिड नहीं है, बेसिकली फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कम पाई जाती है, ये 1 to 5% तक पाई जाती है, लेकिन है तो ये बहुत कम, लेकिन है बहुत काम की चीज, क्योंकि ये ओलिगोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन्स और लिपिड के साथ मिलकर के यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और यदि यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ना, वो हमने आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यानी कि जब आप हमारा टॉपिक देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल, यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, आप यहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है एक परत जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। बेसिकली साधारण तौर पर बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है, उसमें हमने डिस्कस किया है, उसको आप जाकर के देखिए, एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो बेसिकली तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती है। यही जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो यूकैरियोटिक सेल के ऊपर भी पाई जा सकती है। तो वही लेयर है जो कार्बोहाइड्रेट आपस में प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलती है और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स की एक पतली परत के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ग्लाइकोलिपिड होती है, ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइज में काफी ज्यादा हेल्प करती है, और इसी के आधार पर एक कोशिका अपने जैसी दूसरी कोशिका की पहचान करती है और ये पता करती है कि हाँ यही हमारी सेल की, हमारी बॉडी की सेल है। यदि ये दूसरे बॉडी की सेल शरीर के अंदर एंट्री करती है तो उसे ये मारने का काम कर देती है या इसको बाहर या रिजेक्शन कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो ये सेल की जो ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म स्ट्रक्चर पर हम अध्ययन जब बहुत ज्यादा किया गया तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अध्ययन पर कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, कई सारी थ्योरियां आई, तब जाकर के इस सेल मेम्ब्रेन की हम टोटल स्टडी कर पाए। टोटल स्टडी में जो पहली इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो पहली थ्योरी है वो है ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर, जो डेनेली एंड डेवसन के द्वारा 1935 में दी गई थी, है ना। इसमें ये बताया गया था कि इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, है ना। बाद में फेल भी हो गई थी। जो दूसरी है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, या ये बता रहे थे कि जो जितनी भी लेयर्स यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं वो सभी की सभी समान होती हैं। और जो दूसरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर एम निकल्सन के द्वारा 1972 में दी गई थी। तो इन्होंने जो इसमें 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की पूरी फुल स्ट्रक्चर को समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो हाँ, अगले तो ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और एक इंट्रोडक्शन आपने जाना। अगले वीडियो में हम ट्राइलेमुलर मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में सीखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।